कहा जाता है वाकाटक साम्राज्य। वाकाटक साम्राज्य, ठीक है। एरिया है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र और विदर्भ का, ठीक है। ये दो जगह का एरिया आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अगर देखा जाता है, यहाँ पर कई ब्राह्मणों को ज़मीन दी गई थी, तो ब्राह्मणों की जो ज़मीन दी गई थी उसमें कुछ लेटर्स के रूप में, जैसे कि एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं, उस तरीके से बनाया गया था। सर अगर हम उस एग्रीमेंट्स को, ये जो भी वो लेटर्स थे, उसको अगर हम रीड करें और उस पर एनालाइज करके उस पर अध्ययन करते हैं, तो हम इसकी हिस्ट्री को दोबारा बना सकते हैं, मतलब दोबारा से देख सकते हैं, दोबारा से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि यहाँ का एक शासक है जो है आपका रुद्र सेन सेकंड, और वहाँ पर हमने बात की थी गुप्त वंश में, तो गुप्त वंश में एक शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका नाम भी लिया गया था। उनकी बेटी थी प्रभावती, जिनका विवाह इन्हीं के साथ हुआ, ठीक है। और साम्राज्य काफी मजबूत हुआ था, ये सारी चीजें बताया था स्टार्टिंग में। दक्षिण भारत में इन्होंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था ब्राह्मणवाद में, ब्राह्मणवाद को बढ़ाने में, संस्कृति को बढ़ाने में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। इस पॉइंट को खत्म करने के बाद एक और वंश के बारे में यहाँ जिक्र होता है, जिसका नाम है चालुक्य। चालुक्य तो ये है साउथ इंडिया के अंदर 6th सेंचुरी में, 6वीं शताब्दी के में आता है ये, 6वीं शताब्दी के अंदर ये साम्राज्य आता है। 200 वर्षों तक इन्होंने अपना 200 वर्षों तक ये इनका अपना योगदान था, ठीक है। इनके उस टाइम पे साम्राज्य जो है वातापी है, जो आज का बादामी है, कर्नाटक में एक एरिया है बादामी है, और उस टाइम को कहा जाता था वातापी, वो उनका उस टाइम पे राजधानी था। वातापी जो आज का क्या है, बादामी, कर्नाटक, ठीक है। उसने अपनी स्थिति को महाराष्ट्र में मजबूत किया था, बहुत भूभाग को उन्होंने जीता था, और 630 के निकट आते ही हर्षवर्धन जो है, एक किंग रहे हर्षवर्धन, जिसपे हर्षचरित भी लिखी थी, उनका दरबारी था बाणभट्ट, उन्होंने लिखा था उनके ऊपर। तो इन्होंने हर्ष को हराया, हर्षवर्धन, तो इनको मिला दक्षिण पथेश्वर, इसका मतलब दक्षिण का देव, दक्षिण के देवता के रूप में इनको एक उपाधि मिली। उस टाइम पे हर किसी को उपाधि मिलती थी, अलग अलग उपाधि के रूप में लेते थे। और इसके बाद हालांकि स्वयं 642 में पल्लव शासक नरसिंह वर्मन के हाथों वो पराजित हो गया था। चालुक्य तथा पल्लवों के मध्य बहुत ही लंबा जो है युद्ध चल रहा था। यहाँ पर एक और किंग का वंश आता है पल्लव, उसमें एक राजा आता है नरसिंह वर्मन, इससे हारे थे चालुक्य के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड। इन्होंने हराया हर्षवर्धन को हराकर उन्होंने एक क्रेडिट लिया, क्या नाम लिया, दक्षिण पथेश्वर। और उसके बाद ये थे पल्लव, एक और वंश आता है पल्लव में एक किंग आता है नरसिंह वर्मन। तो ये चुगलेखों से ये भी चीजें पता चलती है कि इसने फाइनली पुलकेशिन द्वितीय को हराया। एक फ्लो चार्ट के रूप में अगर आप बनाते हो, चार्ट के रूप में, तो बेटर आपको समझ में आता है। आप किंग बनाते हो और कौन किसको डिफीट कर रहा है वैसे लिखते हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला कि आप वर्ड्स के रूप में ना लिखते हो, ऐसे करो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। किंग का नाम लिखिए, कब डिफीट किया बोलिए, चार्ट के रूप में बनाएंगे। चालुक्य और पल्लव, इनके बीच में बहुत लंबा संघर्ष चल रहा था। इस संघर्ष का जो स्टॉप कहे हम 757 के निकट लगा, जब उनकी सामंतों
राष्ट्रकूट वंश ने उसका तख्ता पलट कर दिया। तो एक और वंश उभर के बाहर आ गया, राष्ट्रकूट। तो ये राष्ट्रकूट कौन थे? जो इन्हीं के सामंत थे। सामंत मैंने बताया, हर को जब ज़मीन देते थे तो धीरे धीरे वो उस एरिया के मामले में थोड़े अमीर हो जाते थे। वो इस एरिया में थोड़े अमीर होते थे, तो अमीर होने के बाद उनमें पावर आ जाती थी। तो पावर होने के बाद इन्होंने एकजुटता करके उन्होंने अपने आप का एक वंश बना लिया, जो वंश कहलाया गया राष्ट्रकूट के पे। तो इनके जो सामंत है यही इनका तख्ता पलट कर दिया। तो जहाँ पर ये दोनों हमेशा लड़ रहे थे, पल्लव और चालुक्य हमेशा आपस में लड़ते रहते थे, तो वही राष्ट्रकूट आया और इनका तख्ता पलट कर दिया। और वो हुआ था 757 में। पल्लव वंश ने अपना साम्राज्य आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तरी तमिलनाडु तक स्थापित किया था। कांची को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। कांची में व्यापार और व्यावसायिक मामले की गतिविधियां बहुत ज्यादा होती थी। तो उनके शासनकाल में कांची एक व्यापारिक मामला था। व्यापारिक के लिए गतिविधियों के लिए कांची था महत्वपूर्ण केंद्र और मंदिरों के लिए विख्यात माना जाता था। महेंद्र वर्मन, ये सारे वर्मन वगैरह यूज होंगे आपको। पल्लव वंश के अंदर वर्मन आएगा। अभी देखो नरसिंह वर्मन था जिन्होंने हराया था पुलकेशिन सेकंड को। एक आ गया था महेंद्र वर्मन और दूसरा आ गया आपका नरसिंह वर्मन। दोनों के मेन लास्ट में वर्मन रहता है, ठीक है। इनके टाइम लाइन पे साम्राज्य जो है उनका बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ था। तो आ जाता है यहाँ पर, एक तो आ जाता है चालुक्य, उसके बाद आ जाता है चोल, चेर का नाम नहीं लिया गया, और पांड्य। प्रशासनिक प्रणाली में राजा के हाथों में ही केंद्रित होती थी। जो मेन पावर होती थी वो राजा के हाथ में होती थी। जैसे कि सारे कंट्रोल्स होते थे ना मौर्य टाइम पर एक के पास होता था। इसमें ऐसा हो रखा है कि बांट रखा है। ये नीचे मुखिया जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है और इन तीन मुखिया को ये कंट्रोल कर रहा होता है। तो कुछ पावर्स दे रखे हैं मुखिया को और कुछ पावर्स किंग को दे रखा है। थोड़ा डिवाइड वाला देखा जा रहा है। देखिए तो विकेंद्रित हो रहा है, केंद्रित नहीं हो पा रहा एक। और ये मौर्य वाले में ऐसा था कि सारे पावर एक के पास हुआ। प्रतापी गुप्त शासकों ने महाधिराज, परमेश्वर जैसी शानदार उपाधियां जो है धारण की थी। दुर्बल शासकों ने राजा अपना अथवा महाराजा उपाधियों से नाम को अलंकृत किया गया था। अलंकृत का मतलब होता है सजाना। तो कोई लोग तो महाधिराज, परमेश्वर, अरबिक था ना दक्षिण पथेश्वर करके मैंने बताया, दक्षिण पथेश्वर कैसे देखा। उस टाइम पे टाइम लाइन होती थी, तो टाइम लाइन की जगह पे लोग अपने अपने नाम लगा देते बड़े बड़े। और जो नॉर्मल छोटे होते थे दुर्बल शासक है उनके बस ऊपर राजा या महाराजा लगा देता था। सामान्यतः राजपद जो है वो वंशानुगत था। प्रशासन का जो मुख्य बिंदु था वो राजा था। उसके बाद राजकुमार, मंत्री, सलाहकार उसकी सहायता करते थे। मेन राजा होता था और उसकी सपोर्ट करने के लिए वो लोग डिसीजन मेकर्स, डिसीजन को डिवाइड करने वाले थे कि डिसीजन आपको हेल्प कर रहा हूँ मैं। काउंसलर्स थे और वो उनकी सलाह पर राजा काम किया करता था। उनकी सलाह लेकर राजा फैसला लेता है और जो केंद्रीकृत वाला मामला हो उसमें राजा ही है जो, ठीक है। स्टेट को कहते थे भुक्ति और जो राजकुमार थे वो राज्यपाल थे, राज्य को संभालने वाले। बहुत सारे प्रांत जो है वो जिलों में डिवाइड होते थे। जिले वाले को जो है विषय कहा जा रहा है। विषय के जो लीडर है मेन, उसको जो संभाल रहा है उसे विषयपति कहा जा रहा है। और जो जिले के अंदर बहुत सारे गांव आते हैं, तो हर एक गांव को संभालने वाला ग्राम अध्यक्ष बन जाता था। इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। देखा जा रहा है तो आपको बहुत सारे एक के बाद एक अधिकारी दिखाए जा रहे हैं। जो बड़े बड़े पोस्ट में रहते थे उनका जो चयन है, चुनाव है, वो राजा खुद करता था। किंतु पद वंशानुगत होने से प्रशासन पर शाही नियंत्रण दुर्बल हो गया। लेकिन होता क्या था कि उसके बाद उसका बेटा ही ये पद पे आएगा, उसके बाद उसका बेटा इस पद पे आएगा, इसलिए जो कंट्रोल है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ गया था राजा। गुप्तकाल में जो भूकर था, जमीन का जो कर देना पड़ता था, उसमें बहुत वृद्धि हुई। भूकर को बाली कहा जाता था। जो जमीन का कर देना पड़ता था तो उसे कुल उत्पादन का 1/4 या फिर 1/6 हिस्सा देना पड़ता था।
नगद कैश वगैरह नहीं देते थे, ज़मीन दिया करते थे। ये तो मैंने भी बताया था कि पहले स्टार्टिंग में तो कैश दिया करते थे लोगों को, लेकिन बाद में धीरे आते आते हुआ कि लोगों को ज़मीन देने लगे। ज़मीन का मतलब धीरे धीरे लोग जागीरदार, ज़मींदार ये बनने लगते। बाद में सब अपने आप को राजा समझते हैं, सब सोचते हैं कि मेरे पास अपने आप में पावर है। फिर वो राजा की बात राजा जो कंट्रोल कर रहा था ना, वो थोड़ा थोड़ा कमज़ोर होने लगता है। हर्षवर्धन के शासन, कानून, न्याय एवं दंड जो व्यवस्था है उतना प्रभावी प्रतीत नहीं होता। भारत में अपनी यात्रा के दौरान ह्वेन सांग, चाइनीज ट्रेवलर है, ह्वेन सांग 2 बार लूटा गया था। जो ट्रेवलर यहाँ पर आया उसे 2 बार लूट लिया गया था। ये किस तरह का राज चल रहा है जिसमें लूटपाट बहुत ज़्यादा हो रही है। कोई ट्रैवलर यहाँ आ रहा है, उसको लूट लिया गया, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि वहाँ पर उस टाइम पर कानून व्यवस्था तो है ना, थोड़ा वीक हो गया, लोगों को डर नहीं है राजा का। ब्राह्मणों की जो है सर्वोच्चता से वृद्धि हुई थी, ब्राह्मणों को सबसे ऊपर माना गया। उन्होंने न सिर्फ शासकों के से बल्कि साधारण जनता से भी दान के रूप में भूखंडों की प्राप्ति हुई। यानी कि सिर्फ राजा उसको जमीन देता था, यहाँ की आम आदमी से भी वो जमीन लेता था दान के रूप में, आम व्यक्ति से भी वो जमीन ले सकता था। बाहर से विदेशी आकर आक्रमण करते थे, उनको क्षत्रिय कहा गया, और जो यहाँ पर ही थे जनजातियाँ उनको शूद्र कहा गया। तो यहाँ पर जाति व्यवस्था को देखा जा रहा था, बढ़ रहा था, और ब्राह्मणवाद भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। तो जो महाकाव्य और पुराण है ना, शूद्रों को सुनने की अनुमति पहले होती नहीं थी। तो यहाँ इतना हो गया कि इनको महाकाव्य या कोई पुराण वगैरह अगर सुनना हो तो शूद्रों को भी सुनने दे देते हैं। तो इतना तो इनकी व्यवस्था में या इनकी अवस्था में काफ़ी सुधार दिखाई दे रहा था। तो कोई युद्ध से आया हुआ कैदी था, उसे दास माना जाता था। कर्जदार टैक्स में कर्जदार वो पैसे लिया चुका नहीं पा रहा, तो उसको भी बाद में दास बना लिया जाता था। जब उसकी माँ पहले से दास थी और वो बच्चा है तो उसको दास बना लिया जाता था। नहीं था, अगर पिता का कोई भी भूमि है वो स्त्रियों को नहीं मिलता था, जब अपने पिता का अधिकार पुत्रों को मिलता था। इसलिए यहाँ पर देखा जा रहा था सारे के सारे डिपेंड, जो स्त्रियाँ जितनी भी डिपेंड हो रही थी वो मर्दों पर हो रही थी, पुरुषों पर, और इसी के कारण वो दबाते थे। इसलिए स्त्रियों की जो स्थिति है गुप्त काल में ठीक नहीं थी। स्त्रियों का चेहरा दिखाया जा रहा है, इसका मतलब जो पर्दा प्रथा है वो नहीं हो रहा था। हर्षवर्धन की जो बहन है राजश्री, उसको सती बनाया जा रहा था और उसको हर्षवर्धन ने बचाया था। इसका मतलब उस टाइम पर सती प्रथा जो है मौजूद था। मतलब उस टाइम पे लोगों की आर्थिक स्थिति किस तरीके से, 4वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी का काल में कृषि का बहुत ज्यादा विस्तार माना जाता है। भूमि का बड़ा हिस्सा जो है जुताई के लिए शुरू किया गया। उच्च परिणाम के हेतु उत्पादन में तरीकों में भी सुधार किया गया। सुधार का कारण यह था कि ब्राह्मणों और गैर धार्मिक कर्मिकों के लिए भूमि दान करने की परंपरा रही। इसके बिना काम वाली भूमि को कृषि योग्य बना दिया गया। लोहे वाले हल, गोबर की खाद, सिंचाई, पिछड़े क्षेत्रों में पशुधन संरक्षण ने ग्रामीण संपदा में अपना सहयोग दिया। गुप्त तथा गुप्तोत्तर युग में, गुप्त के बाद का युग में वाणिज्य के क्षेत्र में पतन हुआ। जो व्यापारी का कमर्शियल एरिया था, कमर्शियल साइड था, वो थोड़ा कम होने लगा था। कमर्शियल समझ रहे हो, व्यापार टाइप की चीज। सन 550 में भारत के पूर्वी रोम साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध थे। भारत में मसाले तथा रेशम का निर्यात किया जाता था। 6वीं शताब्दी के लगभग रोम नागरिकों ने रेशम के धागे बुनने की कला सीख लिया। इस विषय वस्तु के उत्पादन क्षेत्र में विदेशी व्यापार को इससे काफी ठेस पहुंची। हुनों द्वारा उत्तर पश्चिमी मार्ग पर अवरोध उत्पन्न करना भी इस पतन के घटकों में रहा। भारत ने इसकी क्षतिपूर्ति दक्षिण पूर्वी एशिया के वाणिज्य संबंध बनाकर करनी चाहिए, किंतु इससे दक्षिण पूर्वी के साथ उन्होंने अपना व्यापार किया और अर्थव्यवस्था को वापस जागृत किया। क्योंकि यहाँ पर रोम के जो नागरिक हैं उन्होंने धागे बुनने की कला जो है वो सीख ली थी। अब धागा जी रेशम का धागा उन्होंने बुनना सीख लिया, तो हमसे रेशम क्यों खरीदेंगे? तो व्यापार थोड़ा कम होता चला जा रहा है ना। रोम के साथ हमारे रेशम का व्यापार होता है। रेशम का असल में चाइना से होकर जा रहा है, रेशम चाइना से इंडिया, इंडिया से रोम जा रहा है। ये सिल्क रूट कहलाता है, रेशम का जाने का रास्ता। तो अब वो खुद ही बुनने लग गए, तो हमारी क्या जरूरत है? तो हमारा व्यापार थोड़ा घट गया। तो हम किस पूर्वी एरिया, इस एरिया का जो भी एशिया आता है ना, इसके साथ इंडिया व्यापार करने चला गया। ठीक है, जब आप किसी भी दिशा के बारे में समझे बोला जा रहा है
तो उस दिशा से आपको पूरा का पूरा वो ज्योग्राफिकल मैप जो है ना वो यहाँ होना चाहिए, वेक्टर समझ में आता है। दक्षिण पूर्वी से व्यापार तो शुरू किया पर कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब व्यापार में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। निम्न व्यापार ने देश में सोने व चांदी की आपूर्ति पे असर डाला। इस प्रकार गुप्त काल में पश्चात स्वर्ण की जो कमी है वो शुरू हो गई। गुप्त शासकों द्वारा बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं प्रचलन में लाई गई थी, जिन्हें दिनार कहते थे। दिनार भी मैं बता दूं, सोना कम और मिश्र धातु ज्यादा, इसका मतलब वहाँ आर्थिक स्थिति कम हो रही है। और जहाँ सोना गोल्ड ज्यादा हो रहा है और मिश्र धातु को कम किया जा रहा है, इसका मतलब वहाँ पर आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है, तभी गोल्ड बार बार यूज किया जा रहा है। तो कला और साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल को एक स्वर्ण युग माना जाता है, गोल्डन पीरियड माना जाता है। बड़ी संख्या में धार्मिक तथा अन्य साहित्य की आधार पर रचना हुई थी। रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्य 34वीं शताब्दी में जो है पूरे हुए थे। इतना तो पता ही होना चाहिए। यहाँ कुछ पुराणों के बारे में बात की जा रही है। विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ज्यादातर ना पुराण उसमें दिखेगा जितने कि आपको विष्णु के अवतार दिखते हैं, वो सब होंगे इसके अंदर। मत्स्य अवतार है शिव जी का, विष्णु का। विष्णु तो विष्णु ही है, ठीक है। तो आपको कुछ कुछ तो पुराण है। और ब्रह्म पुराण, ब्रह्मा का पुराण है। ब्रह्मा के तो 2 या 3 पुराण होंगे, और एक शिव का एक ही है, शिव पुराण। काल में कुछ विधि विषय पुस्तकें जैसे कि स्मृति लिखी गई है, जिसमें नारद स्मृति आ जाती है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक नियमों के बारे में नियमावली होती है कि समाज को किस तरीके से चलना है। इसमें महानतम कवि हुए हैं कालिदास। इन्होंने लिखा है मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, सबसे इंपॉर्टेंट है अभिज्ञान शकुंतलम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रघुवंश, कुमार संभव, ऋतु संहार, ये कुछ है जिसमें संस्कृत का प्रयोग किया गया था। और प्राकृत भाषा का भी, दोगों द्वारा प्राकृत भाषा का भी प्रयोग रहा। चर्चित इस युग के चर्चित लेखक है शुद्रक, जिन्होंने मत्स्य कटिकम, और विशाख दत्त, जिन्होंने मुद्रा राक्षस लिखी। विशाख दत्त के बारे में पहले ही बताया। विशाख दत्त बहुत इंपॉर्टेंट कवि हुए जिन्होंने लिखा है मुद्रा राक्षस। बाद में 550 से 750 तक तमिल में भक्ति साहित्य का जन्म हुआ, और अपने अपने देवता की सबने प्रशंसा की। जिसको जो देवता उन पे लोकप्रिय उधर का, तो उन्होंने उनकी प्रशंसा करना चालू कर दिया। तो जो वैष्णव थे वो अलवर के नाम से जाना जाता है वैष्णव। वो विष्णु के बारे में बात करते थे। विष्णु की सारी जितने भी आ जाते हैं, राम आ गया, कृष्ण आ गया, या उनके जितने भी अवतार आ गए, उसमें उनकी गाथा गाते हैं। और आ जाते हैं शैव, जिनको न्यन्नर कहा जाता था। है कि इसके अंदर मैं बता देता हूँ, पहले वाले में साहित्य था, इसका मतलब किताबों के बारे में बात की जा रही थी। ये साहित्य की जगह पे ये आ जाता है कला और स्थापत्य की बात जब आ जाती है, तो इसका मतलब आ जाता है इसके अंदर ऑब्वियस बात है, कला और स्थापत्य कला का मतलब इसमें कुछ मूर्तियां बनाई जा रही होगी, और या फिर कोई गुफा बनाए हैं आपने, मूर्तियां बनाई हैं आपने, मंदिर बनाए हैं, है ना। आप कुछ ऐसी चीजें बनाते हो, उसको कहते हैं कला और स्थापत्य। साहित्य में किताबें, ग्रंथ लिखी जाती है, इसमें मैंने आपको ये लिखा है, ठीक है। जो भी बनाते थे उनका तराशना बहुत अच्छे से होता था, इसलिए इनकी कला बहुत अच्छी थी, कला के मामले में बहुत अच्छे थे। उनकी समुद्रगुप्त में चलाई गई संगीतात्मक स्वर्ण मुद्रा, तो हमने बताया है कि जो स्वर्ण मुद्रा थी उसके अंदर एक वीणा बजाते हुए एक लेडी को दिखाया गया था। इसका मतलब उस टाइम पे म्यूजिक को बहुत प्रिफर करते थे, लेकिन उसको जो सिक्कों के अंदर ढाला तो उसको बड़ा तराश के ढाला गया था, ठीक है। आती है द्रविड़ कला, क्योंकि पूरी साउथ में आती है। नॉर्थ वाली नागर शैली होती है बेटा, बीच वाली जो होती है वो मिश्रित शैली होती है। बीच वाला इंडिया, साउथ का जो इंडिया आता है ना, उसे द्रविड़ कहते हैं, द्रविड़ शैली। अजंता की गुफाएं है, बहुत सी गुफाएं हैं, हर गुफा के अंदर अलग अलग आकृतियां बनी गई। जैसे गुफा के अंदर है ना, तो उनकी जो दीवारों पे है अलग अलग आकृतियां मिलती है, अलग अलग चित्रकला मिलती है, वो है अजंता की गुफा। यहाँ पर आपकी ये कलाएं खत्म होती है, और आ जाता है धर्म। तो बहुत सारे धर्म थे जिसके प्रति लोग थे, और उसके बाद हर्षवर्धन के समय भारत में आए हुए चीनी यात्री ने फायान होयसांग के द्वारा स्पष्ट होता है कि बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा प्रगति पे था। हर्ष ने शैव मत को मानने के बावजूद बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, और इस धर्म को महान संरक्षण बन गया था। इसने महायान को, 2 थे ना, हीनयान और महायान, बौद्ध धर्म 2 भागों में बच गया था, एक हीनयान एक महायान। इसने महायान को सपोर्ट किया था और लोकप्रिय बनाया था। के लिए कन्नौज में एक सभा का भी आयोजन किया था। पंथ में
भगवान विष्णु एवं उनके अवतारों की पूजा अर्चना आधारित थी। वैदिक कर्मकांड और बलि के स्थान पर भक्ति एवं अहिंसा पर बल दिया गया था। और इनके टाइम पे आप जानते हैं, अभी इतने सारे पुराणों के बारे में बात की तो उनके टाइम पे पुराणों की रचना हुई। विष्णु के 10 अवतारों को माना गया था। अलवर और न्यन्नर, अलवर वो है जो विष्णु को मानते हैं मतलब वैष्णव, और न्यन्नर वो थे जो शिव जी को मानते थे, इसका मतलब शैव मत के थे। उनका उदय हुआ था। स्त्रियों को ऊर्जा की शक्ति बताई गई थी। उस टाइम पर क्या हुआ, देवी को, फीमेल गॉडेस जो है, फीमेल गॉड है ना, तो गॉडेस को देवी के रूप में बहुत ज़्यादा माना गया। काल में विज्ञान तथा तकनीक के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति के बारे में हम इस काल के विषयों में उनके ग्रंथों से जानते हैं। इन ग्रंथों में सर्वाधिक जो चर्चित है वो खगोल विज्ञान है और आर्यभट्टम, आर्यभट्ट का व्यक्ति का नाम क्या आप जानते हैं, आर्यभट्ट। आर्यभट्टम जो आर्यभट्ट द्वारा 5वीं शताब्दी में लिखा गया। आर्यभट्ट एक खगोल विज्ञानी थे और गणितज्ञ थे। उन्होंने पहली बार यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, इस वजह से सूर्य ग्रहण होता है। उसने शून्य की खोज की थी, दशमलव का सबसे पहला प्रयोग किया था। इस प्रकार अन्य विद्वान वराह मिहिर जो 6वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में थे, महान खगोल शास्त्री थे। उन्होंने खगोल विज्ञान पर कई पुस्तकें लिखी थी। उन्होंने पंच सिद्धांति द्वारा 5 प्रकार के खगोलीय पद्धतियों के बारे में बताया था। एक सुप्रख्यात गणितज्ञ थे ब्रह्मगुप्त, ये भी गुप्त कालीन में ही थे। गुप्त वंश में धातु विज्ञान की भी कई तकनीक का आगमन हुआ। इस युग में जो है महात्मा बुद्ध की जो तांबे की विशालकाय मूर्ति है, महात्मा बुद्ध की तांबे की मूर्ति थी, वो एक उन्नत तकनीक का उदाहरण है। मेहरौली में स्थित एक लौह स्तंभ है जो इस क्षेत्र में गुप्त वंश की विकसित तकनीक का बारे में बखान करती है। खुले क्षेत्र में स्थापित होने के बावजूद भी 15 शताब्दियों के उपरांत भी इस लोहे पे जंग नहीं लगा। कुतुब मीनार में आप देखोगे फ्रंट में एक लोहा सा लगा होता है, वो असल में गुप्त शासकों में से एक का था, जैसे तो चंद्रगुप्त द्वितीय का था वो। उस लोहे में अभी तक जंग नहीं लगा, कमाल की बात, क्योंकि इसको टाइम कितना हो चुका है, 15 शताब्दी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई जंग नहीं लगा। तो अभी तक साइंटिस्ट समझ नहीं पाए ऐसा क्या है, क्या टेक्निक से इसके अंदर बनाया गया है कि इसमें जंग ही नहीं लगता। अजंता की गुफाओं में उकरे गए पक्के रंग के चित्र रंगों के क्षेत्र में रंग बनाने की कला का व्याख्यान करता है कि ये जो रंग से चित्र बनाए गए हैं ये किस रंग से यूज किया गया है, कि आजकल के जो भी रंग लगाते हैं वो धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन ये रंग अभी तक नहीं पड़ा। तो यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है कि गुप्त काल के शासक कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया था, मतलब सक्सेसर कौन थे, क्या क्या किया, कहाँ तक गए, ठीक है, उनका यहाँ पर अर्थव्यवस्था कैसे उनका धर्म था, उनके समाज था, उसके बाद कैसे उनका पतन होना शुरू हुआ था, बाकी सारे कैसे थे उनके समकालीन के शासक और उनके साथ इनका संघर्ष कैसा था। उसके बाद यहाँ पर जितने भी हमने जिक्र किया था लाइन वाइज, ठीक है, उसमें आ जाता है लास्ट टाइम आ जाता है विज्ञान तथा तकनीक। इसमें फाइनली विज्ञान उस टाइम पर आए हुए आर्यभट्ट के बारे में और जो भी गणितज्ञ है, खगोल शास्त्री हैं, उन सब के बारे में बात की। और इस प्रकार से आपका ये चैप्टर हो जाता है।